क्लास 12 के प्यारे बच्चों, हम लोग इस समय अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, हैलोएल्केन हैलोएरीन। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने हैलोएल्केन का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसका क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म और उसको बनाने की मेथड हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसमें इसके गुण की बात करेंगे। तो किसी भी कंपाउंड के गुण में हम दो भाग कर लेते हैं, एक भाग इसका होता है इसके भौतिक गुण और एक भाग इसका होता है रासायनिक गुण। तो पहले आज हम यहाँ पर हैलोएल्केन के भौतिक गुण की चर्चा करने चल रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब देखो जैसा किसी भी कंपाउंड के भौतिक गुण को बताने में हम क्या क्या बताते हैं, बात अगर समझ लिया जाए तो हैलोएल्केन के साथ साथ हम बाकी जितने भी कंपाउंड हैं उनको भी आसानी से समझ लेंगे और हमको हर बार इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा प्रयास करूंगा कि यहाँ पर हम मेनली यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन कर दें आपको, ताकि आगे के चैप्टर में भी गुण को समझना आसान हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले जो बताया जाता है वो उसकी भौतिक अवस्था बताई जाती है। और भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि आपका जो कंपाउंड है ये ठोस है, द्रव है अथवा गैस है। तो इसमें सिंपली आपको कंपाउंड को याद करना पड़ता है। आप जानते हैं कि जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन आपके ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं, गैस भी होते हैं। उसी प्रकार से ये जो हैलोएल्केन्स हैं इसमें मुख्य रूप से जो मिथाइल क्लोराइड जो CH3Cl होता है और मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br होता है और इथाइल क्लोराइड, तीन जो होते हैं वो गैस होते हैं। याद रखिए, इसमें से मुख्य रूप से यहाँ जो मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, ये सब के सब क्या होते हैं, जो होते हैं वो गैस होते हैं, ये गैसीय अवस्था में होते हैं। और बाकी अन्य जो मेंबर होते हैं वो सब के सब तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एक बात आपको और समझना है कि ये जो वास्तव में ये सब जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, इसमें कोई स्मेल वास्तव में नहीं होती है, गंधहीन भी होते हैं। लेकिन वास्तव में जब ये वायु के संपर्क में आते हैं तो कुछ इसमें रंग विकसित हो जाता है। तो आपको भौतिक जो अवस्था हो तो आपको सिंपल याद करना होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कोई कारण पूछे कि क्यों ये गैस है तो आप क्या बताएंगे कि चूंकि देख रहे हैं एक ही कार्बन का है ये और ये दो कार्बन का आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटा सा क्लोरीन। तो यहाँ के अणु क्या हैं, छोटे छोटे आकार के हैं। और याद रखिए, जब अणु छोटे आकार के होते हैं तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान भी कम होता है। याद रखिए इस बात को कि जब अणु यहाँ पर छोटे आकार के होंगे तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो छोटा होता है। और हम सब लोग द्रव्य की अवस्था से जानते हैं कि जब अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान कम होता है तो आप जानते हैं कौन अवस्था होती है, गैस अवस्था होती है। इसीलिए छोटे छोटे जो आकार के अणु होते हैं सब गैस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे ही कार्बन परमाणु की संख्या आप बढ़ाएंगे वैसे लगातार क्या हो जाएगा, इनका आकार बढ़ने लगेगा। और जब इनका आकार बढ़ेगा तो आप जानते हैं इनके बीच लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका मान बढ़ जाएगा। और जब उसका मान बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि ये गैस अवस्था से द्रव अवस्था में चले जाएंगे। और बहुत बड़े बड़े आकार के अगर आप मॉलिक्यूल अगर सोचेंगे तो याद रखिए, जब इनका आकार बढ़ेगा तो इनके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बड़ा हो जाएगा। और जब ये और बड़ा हो जाएगा तो उस कंडीशन क्या हो जाएगा, वो ठोस अवस्था में चला जाता है। ये सामान्य नियम है। इस रूल को अगर आप याद रखेंगे तो किसी भी कंपाउंड के फिजिकल स्टेट को आसानी से बता पाएंगे। ये बात हो गई। दूसरी बात जो हम लोग बताते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में, वो बात होती है इनकी यहाँ पर। अब इनका हम यहाँ पर लेते हैं गलनांक और क्वथनांक। मान लीजिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यानी हम यहाँ पर क्वथनांक की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, क्योंकि मैक्सिमम इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये सब के सब जो होते हैं वो अधिकांश इनको छोटे छोटे द्रव होते हैं। तो द्रव के यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाती है। अब देखिए जरा सा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये है CH3, CH2 और Cl। यहाँ मान लीजिए हमने यहाँ क्या किया कि हम थोड़ा सा हम एक कार्बन बढ़ा दें, CH3, CH2 और CH2Cl ले लें। मान लीजिए कार्बन हम और यहाँ पर बढ़ा दें, यहाँ पर हम 3 की जगह पर 4 कार्बन कर दें, तो CH3, CH2, CH2 और CH2Cl। तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हम कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, आप देखिए इसको लिखने में ज्यादा स्पेस लग रहा है, मतलब इनका आकार जो होता है बढ़ता जाता है। और जब इनका आकार बढ़ता जाएगा तो इनके अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल बढ़ता जाएगा। और जब आकर्षण बल का मान बढ़ेगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब गलनांक क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा।
हम कह सकते हैं कि जब मैं जैसे जैसे मैं इनके आकार के बढ़ाने की बात कर रहा हूं, मतलब जैसे जैसे मैं कार्बन परमाणु की संख्या अगर मैं बढ़ाऊंगा तो कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ साथ इनका क्या होगा, आकार बढ़ता जाएगा, और आकार बढ़ेगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इनका यहाँ पर जो साइज है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो साइज के बढ़ने के साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी जैसे जैसे हम कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाएंगे साइज यहाँ पर इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसको मैं शॉर्ट में बीपी लिख रहा हूँ, ये भी क्या होगा आपका, वो इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे हम कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाते जाएंगे इनका आकार बढ़ता जाएगा, और आकार बढ़ने के साथ साथ इनके अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ये बात आपको याद कर लेना है। अच्छा, एक बात है कि ये नियम खाली यही नहीं, हर जगह पूरी अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई होता जाएगा। इस बार हम एल्कोहल पढ़ेंगे तो वहां भी आप यही देखेंगे कि एल्कोहल में भी जब मॉलिक्यूल में कार्बन परमाणु की जब संख्या बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, और मॉलिक्यूल की साइज बढ़ेगी तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, स्पेशली वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है, हर चैप्टर में इसे बोलते रहेंगे। अगली बात है कि यहाँ तो हमने कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पर बढ़ाई है, तो ऐसा हुआ है। लेकिन मान लीजिए तो अगर मैं क्या करूं कि कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूं, जैसे इस उदाहरण को देखिए, यानी मैं आइसोमर की बात करूं, अगर मैं समस्थानिकों की अगर बात कर लेता हूं तो उस कंडीशन में देखिए, हम यहाँ पे 6 कार्बन का एक एल्केन लिख रहे हैं, एल्केनाइड लिख रहे हैं इनफैक्ट, तो हमने यहाँ लिख दिया, देखिए यहाँ पे CH3 और CH2 और CH2 और मान हमने X कर दिया। हम यहाँ पे हाइड्रोजन को कॉमन कर दे रहे हैं, X कर, X मतलब कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी कर लीजिए। हमने 1 2 3 4 5 कार्बन का हमने लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से साइड ब्रांच निकाल के इसका अलग आइसोमर बना देता हूँ। मान लीजिए हमने ये बना लिया, तो हमने इस बार बना लिया, देखिए यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH, ये हो गया हमारा CH3, और यहाँ पर हमारा हो गया CH2, 1 2 3 4, और यहाँ पर हमने कर दिया यहाँ पे CH2X, ये दूसरा हो गया। अब मान लीजिए मैं इसमें एक और ब्रांच लगा दूं, तो इस तरह से अब मेरा ये बन जाएगा CH3, और यहाँ पर मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पे CH, और इसमें 2 मिथाइल लगा दें, और यहाँ पर हमारा हो गया, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया, देखिए इस तरह से। तो ये भी आपका 1 2 3 4 5 कार्बन का हाइड्रोजन है, ये भी आपका 5 कार्बन का, मतलब ये भी आपका आइसोमर ही है, ये भी आइसोमर है। तो देखिए बहुत क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि इन तीनों में जो हमने एग्जाम्पल लिखा है, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, 1 2 3 4 5 यहाँ भी है, 1 2 3 4 5 यहाँ भी है, कोई 5 यहाँ पर भी है। हाइड्रोजन हमने यहाँ पे फिक्स मान लिया है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में तो नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस था, और जब नंबर ऑफ कार्बन आपका बढ़ रहा था तो आकार बढ़ जा रहा था, और आकार बढ़ने के साथ आप देख रहे हैं कि गलनांक उतनांक बढ़ जा रहा था। लेकिन इस बार तो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गया। तो जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए, यानी कि जब आइसोमर की बात आए, तो देखो देखने से साफ साफ लग रहा है कि देखिए इसको लिखने में हमको इतना स्पेस यहाँ पे कवर कराना पड़ा है। जब आप इसमें से ब्रांच निकाल दे, देखिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा घट के कम हो गया है, और ब्रांच निकाल, देखो अब स्पेस यहाँ घट के और कम हो गया है। यानी जैसे जैसे ब्रांच निकलती जाती है वैसे वैसे लगातार आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल की साइज यहाँ पे छोटी होती जाती है, और आप देख रहे हैं कि जिसमें कोई ब्रांच नहीं है उसको लिखने में ज्यादा स्पेस कवर किया है, मतलब उसका आकार बड़ा होता है। जैसे ब्रांच आप निकालेंगे इसमें मॉलिक्यूल का आकार छोटा हो जाएगा, और ब्रांच निकालेंगे मॉलिक्यूल का आकार और छोटा हो जाएगा, और जब मॉलिक्यूल का आकार घटेगा तो आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घटेगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो उस कंडीशन में इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि आइसोमर के केस में जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाती है वो लगातार आकार को घटाती है, और आकार घटने से बॉइलिंग पॉइंट लगातार घटता जाता है। आप कह सकते हैं कि हमने जो एग्जांपल यहाँ लिया है, यहाँ क्या हो रहा है कि इनका जो साइज जो है वो साइज क्या है, डिक्रीज कर रहा है लगातार। और क्यों डिक्रीज कर रहा है, ब्रांच निकलने के नाते। जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है लगातार साइज यहाँ पे छोटी होती जाती है, और साइज छोटी होने का परिणाम ये होता है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको मैं यहाँ पे स्टार्ट में BP लिख दे रहा हूँ, ये बॉइलिंग पॉइंट लगातार यहाँ क्या हो रहा है, वो लगातार
डिक्रीज होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो आप इसमें से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ ब्रांचिंग की संख्या बढ़ाते जाते हैं, लगातार बॉइलिंग पॉइंट लगातार घटता जाता है, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से लगातार आकार अणु का छोटा होता जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं। हाँ, एक बात थोड़ा सा आपको और याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन भी है अपने बोर्ड का, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वो ये है कि आप जानते हैं कि जो हेलोएल्केन्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं? एल्केन से बनते हैं। हम लोग पढ़े हैं, परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम एल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किससे? हेलोजन से, तो हमको हेलोएल्केन मिल जाता है। तो इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट कौन है? वो है, हम जानते हैं कि एल्केन। तो क्वेश्चन हमारा है कि हेलोएल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पेरेंट एल्केन से अधिक होता है। क्यों? यानी क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो हेलोएल्केन्स हैं, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन है, हेलोएल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा अधिक होता है तुलना में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेरेंट एल्केन। हिंदी में अगर कहें तो हेलोएल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बीपी, वो उसके जनक हाइड्रोकार्बन एल्केन से हमेशा अधिक होता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए मैं कहूं कि हमारा 3 कार्बन का यहाँ पर पेरेंट एल्केन कौन सा है, तो हमारा मान लीजिए हमने कह दिया हमारा C3 और H यहाँ पे 8 है, मतलब प्रोपेन है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर 3 कार्बन का मान लीजिए हम एल्किल हाइड ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया यहाँ पर C3H, यहाँ पर 7 ले लिया, C3H7Cl, तो इसका जो बीपी होगा वो इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन से काफी अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम जरा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपको मैंने बताया कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वास्तव में तो किस पे डिपेंड करता है, तो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आप किस पे डिपेंड कराएंगे? मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। अब देखिए, आप जानते हैं आपका एल्केन है और हम सब लोग जानते हैं एल्केन की नेचर कैसी होती है, तो ये सब होते हैं नॉन पोलर, मतलब इसमें कहीं कोई चार्ज नहीं होता। और जब ये एल्केन नॉन पोलर होंगे तो इनके मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? यहाँ पर बहुत ही कमजोर वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। यानी इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, वो है वेरी पुअर वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही पुअर यहाँ पर वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और जब यहाँ पर वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही जब कमजोर होगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप जानते हैं कि जो यहाँ पर हेलोएल्केन होते कैसे होते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है। यानी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि वास्तव में इसकी संरचना कुछ ऐसी है, CH3 और यहाँ पे CH2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा तो Cl पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और C पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यही बात आगे भी बढ़ेगी और परिणाम क्या हो जाएगा कि आपके इस मॉलिक्यूल के Cl पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। और हम जानते हैं जिन मॉलिक्यूल के एटम पर चार्जेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं पोलर। यानी जो हेलोएल्केन होते हैं वो पोलर अणु होते हैं, मतलब ध्रुवीय अणु होते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल है। और पोलर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा लगता है, तो हम सब लोग जानते हैं कि वहां पर वान डेर वाल्स तो लगेगा ही लगेगा, यहाँ पर एक कंपैरेटिवली स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो ये जो बल होता है अपेक्षाकृत अधिक होता है। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान इस वान डेर वाल्स बल से स्ट्रांग होगा, तो जब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो इनके मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने के नाते इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अधिक हो जाता है। तो बड़ी एक लाइन में आप कह सकते हैं कि जो पेरेंट एल्केन होते हैं इनकी नेचर कैसी होती है, अध्रुवीय होती है, ये नॉन पोलर होते हैं। और हम सब लोग नियम जानते हैं कि नॉन पोलर के बीच कौन सा बल लगता है, तो बहुत ही कमजोर वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर लगता है और इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है।
अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूं तो स्ट्रक्चर में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल पर प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, और जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके अणुओं के बीच अपेक्षाकृत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इस बात का उत्तर यही है, इस बात का आंसर यही है कि ये पोलर मॉलिक्यूल हैं, इसलिए इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। और ये जो एल्केन होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, इसलिए इनके बीच में बहुत ही कमजोर वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और इसीलिए इनका यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो इस तरह से आप आसानी से बॉइलिंग पॉइंट की तुलना कर सकते हैं। अब अगली क्लास में आपको हम इसमें इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में सारे प्रिंसिपल सारे रूल्स आपको बता देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।